हेलो बच्चों, आज हम आपके एसएसटी की इकाई 2 इसके पार्ट 2 जिसका नाम है दक्षिण के राज्य 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो जो इस पार्ट के मुख्य बिंदु हैं वह है प्रायद्वीप के राज्य, यानी 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक प्रायद्वीप के राज्य किस प्रकार के थे, चोल शासक कौन थे और उन्होंने कितने वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था, उनके समय में वहाँ के मंदिरों, कृषि तथा सिंचाई, समाज, धर्म और मध्यकाल में भारत की किस प्रकार की स्थिति, इस सब का अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए, मध्यकाल में उत्तरी भारत के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों में निकट के संबंध थे। यानी प्राचीन काल में जो हमारा उत्तरी भारत के राज्य थे और दक्षिण भारत के राज्य थे उनमें आपसी संबंध नहीं थे, परंतु मध्यकाल आते आते इन दोनों के जो आपसी संबंध थे वह निकट के हो गए थे। इस विशाल देश के राज्य अब एक दूसरे से उस प्रकार अलग नहीं थे जिस प्रकार की वह प्राचीन काल में थे। तो इसके मुख्य कारण थे, जैसा कि दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय हो गए थे और जो उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण थे वह दक्षिण भारत में बस जाने के लिए आमंत्रित किए गए थे, यानी बुलाए गए थे और उन्हें भूमि भी दान की गई थी। उत्तरी भारत और दक्षिण भारत दोनों में छोटे राज्यों के उभरने से भारत के पहले का मध्य युग चिन्हित किया गया था। फिर आता है हमारे इसके अंतर्गत प्रायद्वीप के राज्य, यानी प्रायद्वीप के राज्य कौन कौन से थे। तो दक्षिण प्रायद्वीप के राज्यों में उत्तरी क्षेत्र का राष्ट्रकूट राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसने गंगा घाटी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया और चोल राज्यों के विरुद्ध राष्ट्रकूट को अनेक युद्ध करने पड़े थे। चोल राज्यों ने तमिलनाडु के आसपास में अपना शासन आरंभ किया था। 12वीं शताब्दी तक इन राज्यों में से कुछ का पतन हो गया था तथा 7वीं शताब्दी के चालुक्य वंश ने राष्ट्रकूटों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद है चोल शासक ने 13वीं शताब्दी तक अपना प्रभुत्व यानी अपना जो शासन था वह किया था। उसके बाद आ जाता है हमारे चोल वंश के शासक। तो चलिए, चोल वंश का दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण वंश माना गया है। चोल शक्ति करीब 8वीं शताब्दी से शुरू हुई थी, दक्षिण भारत में देखनी शुरू हो गई थी। राजा प्रथम 986 से 1014 के शासनकाल में चोल साम्राज्य जो था एक बहुत ही वैभव संपन्न साम्राज्य हुआ था। उसने कल्याणी, पांड्य, चेर, वेंगिस के चालुक्यों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार जो था वह किया था। उसके बाद आ जाता है हमारा राजेंद्र चोल। तो जो राजेंद्र चोल हैं, जैसे हमने अभी अपने ऊपर पढ़ा था कि राजा प्रथम जो थे वह राजेंद्र चोल के पिता थे और चोल वंश के जो शासक थे यह उनके वंशज था। तो वह अपने पिता राजा राम प्रथम का उत्तराधिकारी था और उसने अपने राज्य के विस्तार की नीति को बहुत आगे चलाया। उसने पूरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, फिर उसने वेंगिस के चालुक्यों को हराया, उसने बंगाल पर आक्रमण किया और पाल राजा महिपाल को हराया। इस विजय के बाद राजेंद्र को गंगाई कोंडा की उपाधि मिली थी। गंगाई कोंडा जिसका अर्थ होता है गंगा को जीतने वाला। उसके बाद आ जाता है हमारा चोल शासन प्रणाली, यानी चोल साम्राज्य की शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो जो चोल प्रशासन था वह बहुत ही सुचारू था। राज्य अनेक सूबों में बटा हुआ था जिन्हें मंडलम कहते थे। मंडलम का मतलब होता है राज्यों के सूबे। प्रत्येक मंडलम प्रदेशों में बटा हुआ था जिन्हें वैलेंडस कहते थे। इसका मतलब होता है महामंडल के राज्य। उसके बाद है शासन की इनकी शासन व्यवस्था में इस शासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वह गांव होती थी तथा वहाँ भी 3 प्रकार की सभाएं होती थीं, जिसमें थी उर सभा और नगरम। उसके बाद आ जाता है हमारे चोल राज्यों के आय के 2 साधन, यानी जिन जिन साधनों के द्वारा वह धन प्राप्त करते थे। तो पहला था भूमि कर और दूसरा था व्यापार कर, यानी जो भूमि से कर प्राप्त करते थे और दूसरा जो कर वह व्यापार के द्वारा प्राप्त करते थे। उसके बाद आते हैं हमारे मंदिर। तो चोल राज्यों द्वारा बनाए गए जो मंदिर थे वह बहुत ही वैभवशाली तथा भव्य थे, यानी बड़े थे। मंदिर निर्माण और उसकी सुरक्षा के लिए राजा और जो धनी लोग थे वह बहुत अधिक धन और भूमि जो थे वह दान में देते थे। बड़े बड़े नगरों और धार्मिक स्थानों पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस समय में उस समय के जो कलाकार थे वह चट्टानों को काटकर, पहाड़ियों को काटकर मंदिरों का निर्माण करते थे और उन मंदिरों में जो है पहले केवल एक देवता का कमरा होता था, परंतु धीरे धीरे इनके काम में वृद्धि होने लगी और प्रांगण के चारों ओर 4 दीवारी भी बनाई जाने लगी थी। मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था उसको गौपुरम कहते थे। गौपुरम का मतलब होता है मंदिर का मुख्य द्वार।
इस समय धनवान लोग जो थे मंदिर में धन और बहुमूल्य वस्तुएं उपहार देते थे तथा मंदिर के देवताओं की मूर्तियाँ पत्थर व कांसे की बनाई जाती थीं। उसके बाद आ जाता है हमारा कृषि और सिंचाई। तो चोल शासकों ने कृषि की प्रगति के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने कई क्षेत्रों में जंगलों को साफ़ किया, खेती के लिए जंगलों को साफ़ किया था तथा डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। कई क्षेत्रों में एक वर्ष में 2 फसलें उगाई गई थी, जिससे कि उस समय कृषि की अत्यधिक उन्नति हुई थी। उसके बाद आता है हमारा समाज कि उस समय का समाज कैसा था। तो समाज में प्रभुत्व राजा और राजदरबारियों का था, यानी उस समय राजा और राजदरबारियों का बोलबाला रहता था। समाज में ब्राह्मणों और व्यापारी 2 अन्य प्रमुख श्रेणियों के लोग रहते थे। ब्राह्मणों को बहुत आदरणीय माना जाता था तथा ब्राह्मणों को राजा से भूमि और गांव उपहार स्वरूप मिलते थे, जिन्हें भ्रादेव उपहार कहते थे। इसका मतलब होता है कि वह भूमि जो कर मुक्त होती है तथा राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दी जाती थी। उसके बाद आ जाता है हमारा कुछ व्यापारी एकत्र होकर एक मंडल व्यापार मंडल का निर्माण करते थे, जिसे मणिग्राम कहते थे। तो मणिग्राम का मतलब होता है व्यापार मंडल। हर व्यापार मंडल जो था उसका अपना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मतलब व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उनका एक अपना काफिला होता था तथा नगर की संबंधता व्यापारियों की संबंधता का अर्थ था। राजा भी चाहता था व्यापार मंडल वैभव संपन्न बने, जिसे वह अधिक कर दे सकें और राजकोष में अधिक धन एकत्र हो तथा वह उस धन का प्रयोग नगर के मजदूरों और जो किसान अत्यधिक गरीब थे उनके लिए उसका प्रयोग कर सकें। उस समय जो कुछ शूद्र थे उनके मंदिर में प्रवेशों पर भी रोक लगी हुई थी। उसके बाद आ जाता है हमारा धर्म। तो अधिकांश प्रजा हिंदू धर्म की अनुयायी थी, यानी उस समय हिंदू धर्म को अधिक माना जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इस काल में थे। इस काल में कई धार्मिक आंदोलन भी शुरू हुए थे। कुछ महान धार्मिक शिक्षक जैसे शंकराचार्य और रामानुज भी इसी काल में हुए थे। शंकराचार्य ने अद्वैत के दर्शन की शिक्षा दी थी, जिसका अर्थ है भगवान अद्वितीय है। चोल शासकों ने आधुनिक तमिलनाडु में सम्मिलित भागों पर 4 से 5 शताब्दियों से अधिक शासन किया था। उसके बाद आती है हमारी शिक्षा के इस समय शिक्षा का क्या महत्व था और किस प्रकार की थी। तो इसमें देखिए चोल राज्यों में मंदिर जो थे उन्हें विद्या का केंद्र भी माना जाता था, यानी मंदिरों में लोगों को शिक्षा दी जाती थी। जो मंदिर के पुजारी थे वह शिक्षक भी होते थे। विद्यार्थी प्राय ब्राह्मण होते थे और वह 2 भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करते थे। पहली जो थी उनकी भाषा संस्कृत थी और जो दूसरी भाषा थी वह तमिल थी। परंतु धीरे धीरे जो तमिल भाषा थी वह समाप्त होने लगी और उसके अंतर्गत संस्कृत बोली जाने लगी थी। दक्षिण भारत की प्राचीन भाषा तमिल है, परंतु इस काल में तमिल के साथ साथ तेलुगु कन्नड़ भाषा भी बोली जाती थी। कण्वन द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण का तमिल रूपांतरण लोकप्रिय ग्रंथ था। तेलुगु लेखक नन्या और तिक्कन्ना और यरन्ना आदि बहुत ही इस समय प्रसिद्ध हुए थे। तो इस पाठ के अंतर्गत 800 से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो हमारा भारत था वह किस प्रकार का था और किन किन राज्यों ने शासन किया, उनके शासनकाल में वहाँ की जो व्यवस्थाएं थीं, वहाँ की जो शासन प्रणाली थी, कृषि और आपका सिंचाई, व्यापार किस प्रकार के थे, वह सभी इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। अब इस पाठ से संबंधित जो भी आपका PDF जो भी अभ्यास कार्य है वह आपको PDF के द्वारा दे दिया जाएगा।